नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हर किसी के मन में सवाल यही है कि अब सरकार की बागडोर कौन संभालेगा। हालांकि केजरीवाल पर ईडी एक्शन के बाद जिस तरह से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला वो बेहद अहम माना जा रहा है। क्या सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपने प्लान बी तैयार किया है या केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे? इस बीच जेल से सरकार चलाने वाले केजरीवाल की दलील पर बीजेपी ने कहा कि जेल से गैंग चलते हैं, सरकारें नहीं। न्यूज नाइट में राजनीतिक पार्टियों से होगी चर्चा। नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने शुचिता, पारदर्शिता और वैकल्पिक और ईमानदार राजनीति के जो मापदंड दूसरों के लिए तैयार किए, आज खुद पर क्यों नहीं कर रहे हैं लागू। इसके साथ ही होगी देश, दुनिया और खेल की बड़ी खबरें भी। मैं हूं ऋतु वर्मा। सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां। भाजपा ने कहा सत्ता के नशे में चूर है केजरीवाल। उठाए सवाल, कहा जेल से चलाए जाते हैं गैंग, सरकार नहीं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ। गिरफ्तारी के खिलाफ आप और भाजपा आमने सामने। राउज एवेन्यू कोर्ट से बीआरएस नेता के कविता को लगा बड़ा झटका। दिल्ली आबकारी नीति के मामले में ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ी। के कविता पर 100 करोड़ की रिश्वत देने की साजिश रचने का आरोप। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 6 बागी विधायक भाजपा में शामिल। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विधायकों का पार्टी में किया स्वागत। कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस के बीच सीटों का बंटवारा। भाजपा कर्नाटक में लोकसभा की 25 सीटों पर और जेडीएस 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सीट बंटवारे के बाद बीजेपी का राज्य की सभी सीटों पर जीत का दावा। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उलझा मामला। सीटों की आधिकारिक घोषणा से पहले ही आरजेडी और वाम दलों ने उम्मीदवारों को बांटे सिंबल। बीजेपी ने कसा तंज, कहा बेचारी बनी कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल भूटान यात्रा संपन्न। प्रधानमंत्री मोदी और उनके भूटानी समकक्ष टोब्गे ने थिम्पू में भारतीय सहायता से बनाए गए अस्पताल का किया उद्घाटन। भूटान के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का जताया आभार। रूस की राजधानी मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले में 115 से ज्यादा लोगों की मौत और 100 से अधिक जख्मी। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली हमले की जिम्मेदारी। भारत सहित तमाम देशों ने की हमले की निंदा। ईडी की रिमांड में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पहला दिन रहा शनिवार। तो उधर शराब घोटाले की एक और आरोपी को लगा बड़ा झटका। अदालत ने बढ़ाई के कविता की ईडी हिरासत। शहीद पार्क में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपने किया प्रदर्शन, तो वहीं बीजेपी ने जेल से सरकार चलाने के केजरीवाल के दावे पर हमला किया है। कहा जेल से गैंग चलते हैं, सरकारें नहीं। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। उनके वकील ने अदालत में तुरंत सुनवाई की अर्जी दी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रवर्तन निदेशालय आरोपियों से गहन जांच पड़ताल में लगा है। वहीं घोटाले के मुख्य आरोपियों को अदालत से लगातार झटके लग रहे हैं। शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे गए थे, तो शनिवार को इस मामले की एक और मुख्य आरोपी के कविता की ईडी हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी गई। बीआरएस की विधान परिषद सदस्य के कविता पर आरोप है कि वो 100 करोड़ की घूस से जुड़ी साजिश का हिस्सा रही हैं। के कविता ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए भी अर्जी दी, लेकिन जमानत नहीं मिली। ईडी की हिरासत में सवालों का सामना अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम को शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है। उन पर शराब नीति में रियायत के बदले 100 करोड़ की घूस मांगने और रिश्वत में मिले लगभग 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में इस्तेमाल करने जैसे गंभीर आरोप हैं। इस पर भाजपा ने कहा कि कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाले केजरीवाल की अब कलई खुल गई है।
शराब के व्यापारियों से, चाहे वो ठेके वाले हो या नकली शराब वाले हो, ये आम आदमी पार्टी का इनसे क्या संबंध है? नशे के व्यापारियों से, शराब के व्यापारियों से, लोगों की जान लेने वाले और राज्य के लोगों को हर मोहल्ले में ठेका खोलने वाले, इनके साथ इस भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का क्या रिश्ता है? केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो जवाब में भाजपा आईना दिखा रही है। दिल्ली में आईटीओ के पास स्थित शहीदी पार्क में आम आदमी पार्टी के नेता प्रदर्शन करने पहुंचे। इस प्रदर्शन में कुछ विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए। वहीं राजघाट पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना देकर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। जेल जाने के बाद भी पद न छोड़ने को लेकर अरविंद केजरीवाल भाजपा के ही निशाने पर नहीं है, अब कांग्रेस से भी इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। आपने कहा था अन्ना हजारे की उंगली पकड़ते हुए कि अगर कोई आरोप लगता है तो पहले इस्तीफा होगा, फिर जांच होगी। आज आप इस्तीफा देना तो दूर, जांच में शामिल नहीं होते 9 समन आने के बाद, और कहते हैं तिहाड़ से सरकार चलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, देश के इतिहास में क्या कोई भी मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में रह सकता है? क्या कैबिनेट की मीटिंग अब तिहाड़ से होगी? जब किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और खासकर वो मुख्यमंत्री के पद पर है, तब इस तरह का मैसेज आना कि वो जेल में रह के भी सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की ओर इंगित करता है। ऐसे व्यक्ति ने जिसने कहा कि मैं ईमानदारी, कट्टर ईमानदार हूं, ऐसा व्यक्ति नैतिकता का जो एक बुनियादी आधार है उसका कोई भी एक प्रदर्शन नहीं कर रहा है। गिरफ्तारी के बाद भी सीएम पद न छोड़ने पर दिल्ली के आम लोग अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे हैं। जनता कहां जाएगी, क्या किससे पूछेगी हमें क्या काम करना? वो जेल में है तो उनको इस्तीफा देकर किसी और को बना दे ताकि दिल्ली का कामकाज चलता रहे। जब तक फैसला ना हो जाए तब तक इसको रिजाइन दे देना चाहिए। जब तक वो पद पे रहेंगे सारी जांचें सब प्रभावित करेंगे और जेल से संभव ही नहीं है कोई मुख्यमंत्री सरकार चला सके। एकदम इस्तीफा ले लेना चाहिए उससे। उसने सबकी शराब के इतने ठेके खुलाए, सब बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी केजरीवाल को बेकसूर बताते हुए उनके जल्द ही जेल से बाहर आने की उम्मीद कर रही है। अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और बहुत बड़े इनकलाब के साथ बाहर आएंगे, पूरे देश में लहर फैलेगी। ईडी के समन की 9 बार अनदेखी करने के बाद गिरफ्तार केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कम होती दिखाई नहीं दे रही। कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करने वाली उनकी पार्टी के लिए अब सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद।
और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। शनिवार को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सीएम का संदेश जनता को सुनाया। सुनीता केजरीवाल के संदेश में कहा गया कि भारत के अंदर और बाहर कई शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। इसके पलटवार में बीजेपी ने कहा, राघव चड्ढा खालिस्तान समर्थक ब्रिटिश सांसद के साथ लंदन में क्यों? केजरीवाल से अमित मालवीय का ये सवाल। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल एक वीडियो संदेश के साथ सामने आई। इसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा। इस बयान के बाद खुद आम आदमी पार्टी ही सवालों में घिर गई है। सुनीता केजरीवाल के संदेश में कहा गया था कि भारत के अंदर और बाहर कई शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। इस बयान पर कटाक्ष करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय आईटी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने याद दिलाया कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ब्रिटेन में लेबर सांसद प्रीत केगिल से मिल रहे हैं। प्रीत केगिल की पहचान न केवल अलगाववादी तत्वों का खुला समर्थन करने बल्कि लंदन के इंडिया हाउस के बाहर हिंसक प्रदर्शन की फंडिंग के लिए भी है। प्रीत केगिल के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भारत विरोधी, मोदी विरोधी और हिंदू विरोधी सामग्री लगातार पोस्ट होती रहती है। भाजपा ने पूछा कि देश में चुनाव हो रहे हैं तो केजरीवाल के प्रिय राघव चड्ढा लंदन में क्यों हैं? वो किस लिए प्रीत केगिल के संपर्क में हैं? ब्रिटेन में आंखों की सर्जरी का हवाला दिए जाने का जवाब देते हुए भाजपा ने सवाल किया कि राघव इलाज के लिए विदेश क्यों गए? दिल्ली के सरकारी अस्पताल में उन्होंने उपचार क्यों नहीं कराया? सुनीता केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल की बड़ी बड़ी बातों और लंबे लंबे दावों की याद दिलाई। आदरणीय सुनीता जी, आप कहाँ थीं जब आपके बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद भी दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप कहाँ थीं जब गाड़ी नहीं लेने, बंगला नहीं लेने के कहने के बाद भी राजमहल बना रहे थे? आदरणीय सुनीता जी, आप उसी घर में प्रवेश कर रही थी जहां बंडल के बंडल नोट आ रहे थे। आप एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती ना तो दिल्ली की जनता आपको धन्यवाद देती, मगर अब न तो आपसे और न तो अरविंद केजरीवाल से किसी से दिल्ली की जनता का कोई सहानुभूति नहीं है। बहुत जल्दी दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी और 2025 में डबल इंजन के साथ बीजेपी को लाएगी और हम 4 साल में दिल्ली को सारी खुशियां देंगे, सारी बहनों को, सारी बेटियों को, हर गली को ठीक करेंगे, यमुना को ठीक करेंगे और हवा भी ठीक करेंगे। कुछ जानकार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल को आगे किए जाने को भी राजनीतिक दांव के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसा करके आम आदमी पार्टी ने मामले का भावनात्मक लाभ लेने का प्रयास किया था, लेकिन अब वो खुद सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज का हमारा विशेष भी इसी पर आधारित है कि जेल से सरकार कितनी मुमकिन। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। अनिल गुप्ता जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी, रितु चौधरी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, और पीयूष जोशी, आम आदमी पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। वैकल्पिक राजनीति पे तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बात एक तरह से आज सुनीता केजरीवाल ने कहा कि बाहरी और अंदरूनी ताकतों का जो हवाला दिया है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे पलटवार किया है और पूछा है कि आखिर राघव चड्ढा किससे मिल रहे हैं? क्या जवाब है पीयूष जी? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं, तो ये जवाब मेरे पास में बिल्कुल नहीं है। राघव जी जब हिंदुस्तान आए तो उनसे पूछ लीजिए कि किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं और किस कर मिल रहे हैं। तो अंदरूनी और बाहरी ताकत पे अगर आप कुछ खुलासा कर सके, जो सुनीता केजरीवाल ने कहा, वो कौन सी बाहरी ताकत है और अंदरूनी ताकतें हैं? देखिए, बाहरी ताकतें तो हम सब जानते हैं कि ढेर सारी बाहरी ताकतें, चाहे वो खालिस्तानी आंदोलन हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, हम बहुत सारी ऐसी ताकतों से घिरे हुए हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती है। और अंदरूनी ताकतों की बात करें तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू जिन भी लोगों ने अपनी सरकार को नुकसान पहुंचाया, इलेक्ट्रल बॉन्ड की फंडिंग करके, पीयूष जी आपने जिक्र खुद ही कर दिया, खालिस्तानी ताकतें बाहर की ताकतें हैं। तो राघव चड्ढा जिनसे मिल रहे हैं, आप भी जानते हैं कि उनका ऑफिशियल ट्विटर, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या रही हैं उस महिला की, तो फिर आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए रितु जी, मेरा सिर्फ यही कहना है कि वो क्यों मिले हैं, किस कारण से मिले हैं, उनकी मीटिंग के क्या मिनट्स रहे हैं,
किस वजह से मिल रहे हैं ये तो राघव जी बता सकते हैं। राघव जी हमको बता के तो मिलने गए नहीं है कि किस वजह से मिलने गए, तो जब वो आए तो उनसे पूछ लीजिएगा। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ सुनीता केजरीवाल जी के जो बयान है, जिसके बारे में आपने मेरे से इलैबोरेशन मांगा था कि भाई कौन सी ऐसी ताकतें हैं, तो सबको पता है इलेक्टरल बॉन्ड जिसको एक चुनावी रिफॉर्म करके मोदी सरकार लाई थी कि भाई ये चुनावी सुधार है, उसको असंवैधानिक आज सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया है। जिसके डिटेल्स डिक्लेयर करने के लिए एसबीआई जून एंड का वक्त मांग रही थी, 30 जून तक का वक्त मांग रही थी, और जब माननीय उच्चतम न्यायालय का डंडा पड़ा तो 3 दिन के अंदर सारे डिटेल्स सामने आ गए। ये सब देखा हुआ है कि जिस फार्मा कंपनी अरबिंदो फार्मा ने उसके आपने रेड्डी जी को गिरफ्तार करते हो 10 नवंबर को, 15 नवंबर को 5 करोड़ का बॉन्ड खरीद के और भारतीय जनता पार्टी को 5 करोड़ का चंदा दे देते हैं और टोटल 35 करोड़ का चंदा देते हैं और उसके बाद अप्रूवर बन जाते हैं। तो कौन सी ताकतें जो भारत को कमजोर करना चाह रही है, जो विपक्ष को कमजोर करना भी भारत को कमजोर करना है। पीयूष जी, तो आपका कहना है कि जो तमाम सबूत अभी तक, जो तमाम गवाह, तमाम जो मनी ट्रेल सामने आया है, वो सब झूठा ही है, आप यही कह रहे हैं? देखिए, जो एलिजेड मनी ट्रेल है ना, अभी तक कोई मनी ट्रेल प्रूव तो हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 338 करोड़ के एलिजेड मनी ट्रेल की बात करी, अदालतें आपका साथ क्यों नहीं दे रही पीयूष जी? आज हाई कोर्ट ने क्यों मना कर दिया कि 27 से पहले वो नहीं उस अर्जी को सुनेंगे जिसे आप चाहते थे कि जिसकी सुनवाई कल ही हो जाए? देखिए, अदालतें तो अदालतों के हिसाब से चलेंगी और देश के कानून के हिसाब से चलेंगी। अदालतें ना आम आदमी पार्टी के हिसाब से चलेंगी, ना भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चलेंगी। अब देश का कानून सबूतों पे चलेंगी, सबूतों पे चलेंगी पीयूष जी, अपने हिसाब से नहीं चलेंगी। अदालतें सबूतों और गवाहों पर चलेंगी। रितु जी, आप मेरी बात पूरी नहीं सुनी शायद आपने। मैंने बोला कि भाई कानून के हिसाब से चलेंगी और कानून जो है वो सबूतों को और सब चीजों को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। मेरी बात जो ये मनी शोधन निवारण अधिनियम जो ये कानून है, जो पीएमएलए एक्ट है, उसमें जो 2023 में किए गए ड्रैकोनियन अमेंडमेंट्स हैं, जिसके तहत यदि ईडी आपकी बेल को ऑब्जेक्ट करती है तो लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, लगभग असंभव हो जाता है जमानत मिलना अदालतों से। इस वजह से अदालतें जो कानून बनाया है देश की संसद ने, उसी के हिसाब से तो अदालतें न्याय करेगी। अब यदि कानून आप इस हिसाब से बना लेते हैं कि जब आपको सूट करता है तब आप उसका इस्तेमाल करते हैं, जिन नेताओं के खिलाफ सूट करता है उन नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं, और हिमंत बिस्व शर्मा जैसे लोगों को 10-10 साल तक एक समन भी जारी नहीं किया जाता है। अजीत दादा पवार को, जिनको प्रधानमंत्री स्वयं बोलते हैं 11,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, छगन भुजबल हैं, वो जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनको उप मुख्यमंत्री जैसे पदों से नवाजा जाता है। एक को नॉर्थ ईस्ट का पोस्टर बॉय बना दिया जाता है। पीयूष जी, आपके खुद के साथी, पीयूष जी आपके खुद के साथी कांग्रेस का कहना है कि नैतिकता के आधार पर सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए और जांच होनी चाहिए। वैकल्पिक राजनीति के जिस नारे को बुलंद किया अरविंद केजरीवाल ने, उसमें कई सारी बातें हैं। उसमें यह भी बात है, क्या अरविंद केजरीवाल को आज अपने पूरे साथियों में से, पूरी सरकार में से किसी पे यकीन नहीं है कि उन्हें सुनीता केजरीवाल को उतारना पड़ा? सुनीता केजरीवाल का क्या राजनीतिक एक तरह से योगदान रहा है अभी तक? देखिए जी, आपका जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि कितना संभव हो पाएगा सरकार चलाना जेल के अंदर से। तो यदि हम जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात करें तो यदि मनीष सिसोदिया जी को साल भर से ऊपर तक जेल के अंदर रख पाना एक एक्ट के द्वारा संभव हो रहा है तो जेल के अंदर से सरकार चलाना बिल्कुल संभव है। पर मुझे इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लगती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसी लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर यदि मान लीजिए रिमांड एक्सटेंड होती है तो 15 से 20 दिन के अंदर माननीय एलजी महोदय द्वारा एक चीज जरूर कही जाएगी कि ये सरकार चलाना संभव नहीं है, इसलिए दिल्ली प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये जो चीज है इसकी संभावना मैं जरूर देखता हूं और इसलिए मुझे लगता है, पीयूष जी, ताज्जुब इस बात का है, पीयूष जी आपकी बात मैं सुन रही हूँ, ताज्जुब इस बात का है कि अगर देश में जे ललिता, हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, येदियुरप्पा, अगर तमाम इन मुख्यमंत्रियों ने अपने ऊपर आरोप लगा, जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया, तो क्या कहीं कोई प्रेसिडेंट नहीं सिद्ध होता है? जिस तरह की पारदर्शिता, ईमानदारी की बात पीयूष आज तक अरविंद केजरीवाल करते रहे हैं, क्या उन पर जब चलने की बारी आए तो इस तरह से कदम पीछे हो जाने चाहिए और अपने लिए नियम दूसरों के लिए नियम बिल्कुल अलग? आपके पास आऊंगी पीयूष जी, आपके पास आऊंगी पीयूष जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, रितु चौधरी मौजूद हैं। रितु जी, कांग्रेस का भी कहना है कि नैतिकता के आधार पर केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, जांच होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस का ये भी कहना है कि लगातार विपक्ष पर जो भाजपा वार कर रही है, या तो भाजपा अपने आप को बहुत कमजोर कहीं ना कहीं पा रही है कि वो जिस 400 पार का दावा वो ठोकती है, वो 400 पार तो बहुत दूर की बात है, वो 200 पार भी ले जाने के लायक नहीं है। इसलिए लगातार जो है विपक्ष पर वार किया जा रहा है। चाहे देख लीजिए आप, जितने भी मुख्यमंत्री अभी जिन पर वार किया गया, चाहे झारखंड के हों, चाहे दिल्ली के हों,
चाहे अन्य वहाँ डीके शिव कुमार जी पर भी जो है लगाया गया था। इस प्रकार ये जो बातें हैं, साफ इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं अंदर से भाजपा पूरी तरह से खोखली है, तभी वो 400 पार का जो दावा करती है वो उस चीज में पूर्णतः सक्षम नहीं है। ऋतु जी, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? संजय निरुपम कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। आप यहाँ आज ये बात कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि एक नेता जो कि 3 बार का मुख्यमंत्री है, अगर वो ये कहता है, अगर उसने कुछ परिपाटी तय की है ईमानदार नेताओं की, आपके नेताओं के खिलाफ अरविंद केजरीवाल खुल के बोल रहे थे कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए, रिमांड पे लेना चाहिए, वो सब कुछ उगल देंगी, उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है? तो अगर ये तय हुआ है तो क्यों नहीं आज अरविंद केजरीवाल अगर इस तरह के मामले में फंसे हुए हैं तो शुचिता के आधार पर उन्हें सामने आना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। जांच हो, जांच में सब कुछ साफ होगा, क्लीन चिट होंगे, बाहर आएंगे, सत्ता पे फिर काबिज होंगे, जनता का समर्थन फिर हासिल होगा, तो सारा ठीक रहा। भारतीय जनता पार्टी पे बार बार फोड़ देना और इसकी जिम्मेदारी न लेना कि एक साफ सुथरी एक जांच हो, जांच में सब कुछ सामने आएगा। कि देखिए ऋतु, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि लगातार अरविंद केजरीवाल जो है सोनिया जी और राहुल जी पर वार करते रहे। लगातार शीला जी के बारे में जो है इस तरह की जो है खबरें उन्होंने दिल्ली के लोगों को डाली कि जो कि बिल्कुल सही नहीं थी। देखिए अजय माकन ने बहुत साफ कहा कि कभी 60% निजी एक तरह से दुकानदार हुआ करते थे जो शराब के ठेके होते थे दिल्ली में, लेकिन इस शराब नीति में 100% निजी ठेकेदारों को दे दिया गया था। ये तमाम वो तमाम पहलू हैं, वो तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस उठाती रही है। फिर कांग्रेस के आज कौन से एक तरह से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि आज कांग्रेस नहीं बोलना चाहती है दिल्ली की जनता के सामने, उनके साथ खड़ी होना नहीं चाहती है इस पूरे मामले पर? देखिए, मैं वही स्पष्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दे तो, कि हमने ये बात बोली कि हालांकि अरविंद केजरीवाल ने लगातार हमारा जो है विरोध किया, हमारी नीतियों का विरोध किया, हमारे जो बहुत हमारी माननीय और हमारी आदरणीय जो नेत्री थी शीला दीक्षित जी, उनके बारे में जो है अफवाहें फैलाने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी आज जब लोकतंत्र पर बात आती है, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो अन्य कोई भी दल हो, कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र के साथ खड़ी होती है। कांग्रेस सदैव जो है संविधान की रक्षा के लिए खड़ी होती है। आज जो हो रहा है इस लोकतंत्र में, वो उसको बिल्कुल क्लियर तौर पर अगर मैं स्पष्ट रूप से बोलूं तो उसको मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। कि लगातार जब की चुनाव सर पर है और ये लोकतंत्र का एक पर्व होता है, उसी वक्त पर आप जो है लोकतंत्र की सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार ईडी का और ऋतु जी माफ करिएगा, कांग्रेस का इतिहास लोकतंत्र की हत्या से रंगा हुआ है। माफ करिएगा, ये शब्दावली, ये एक तरह से ये उपदेश नहीं सूट करते, खासकर उन व्यक्तित्वों, उन नेताओं, उन सरकारों पर जो उसका अमल नहीं करती हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल भी मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल, सारी एक तरह से कहे तो बंदूकें आप ही की तरफ हैं। कांग्रेस अपने तर्क दे रही है, आम आदमी पार्टी अपने तर्क दे रही है, जेल से सरकार चलाने तक के तर्क उनके पास हैं। उनके पास अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और तमाम सबूतों को दरकिनार करने के तर्क अपने हैं, लेकिन सारा निशाना सीधे सीधे बीजेपी पे है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई लोकसभा चुनाव से पहले। जी ऋतु जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। आप मुझे अगर थोड़ा समय देंगे तो मैं बैकग्राउंड में भी जाऊंगा और आज की स्थिति में भी जाऊंगा। जी बिल्कुल, अपनी बात। लेकिन जब केजरीवाल साहब को अक्टूबर में सम्मान मिला और उनको 2 नवंबर 2023 को पेश होना था, तो उन्होंने एक में भी केजरीवाल कैंपेन चलाई थी जिसमें उन्होंने खुद कहा था, डिक्लेयर किया था कि मैं 3 तारीख को जेल जा रहा हूं और जेल से सरकार चलाऊंगा। तो मुझे तो सरप्राइज हुआ, जो भविष्यवाणी उन्होंने खुद की, और वो 3-4 महीने डिले कैसे होगी। एक समय वो था कि जब उन्होंने कहा मैं जेल जाऊंगा, जेल से सरकार चला जाऊंगा, और आप देखिए किस तरीके से उन्होंने राउजेवनी कोर्ट से सम्मान को तामील नहीं करने पर अपने बेल ली। उन्होंने किस तरीके से वो हाई कोर्ट में हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हमें अरेस्ट न किया जाए। तो किस तरीके से स्टैंड बलते, क्योंकि केजरीवाल साहब का जो हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भ्रष्टाचार, झूठ और लूट, और अब इनमें नैतिकता भी नहीं बची। ये खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, रोजाना ये अपने बयान से पलटी जाते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, केजरीवाल साहब इंडियन रेवेन्यू सर्विस और उनकी पत्नी भी इंडियन रेवेन्यू सर्विस की एम्प्लॉय रही है, अधिकारी रही हैं। और ये जो ईडी डिपार्टमेंट है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है।
केजरीवाल साहब को सारी पता है कि किस तरीके से काम होते हैं, पर उन्होंने जानबूझकर, क्योंकि जिस तरीके से हाई कोर्ट में जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं सरकार के, उन्होंने कहा क्लियर कहा कोर्ट के सामने कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत हुई है और करीब 592 से 600 करोड़ रुपए तक का साउथ का जो ग्रुप है उसको फायदा पहुंचाया। अब जब सरकारी वकील कोई हाई कोर्ट में कह रहा है, इसका मतलब उसमें दम है और उन्होंने फाइल दिखाई है। पर केजरीवाल साहब ने पहले दिन से सिर्फ मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए, मीडिया को अटेंशन देने के लिए, गुमराह करने के लिए कहा कि मैं जेल जाऊंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा। और आज जब उस सारी प्रक्रिया को फॉलो को देखते हुए जब उनका बचाव मुश्किल हो गया, सुप्रीम कोर्ट में भी उनको वापसी लेना पड़ा, हाई कोर्ट से उनको फटकार पड़ी, रावदेवनी कोर्ट से उनको बेल लेनी पड़ी, तो जब आज वो जेल चले गए तो अब वो कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी। अब आप आज की डेवलपमेंट देखिए जी। आज उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी का एक वीडियो मीडिया में रिलीज किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज वो कोई संवैधानिक पद पे है? आप उसकी वीडियो की फोटोग्राफी देखिए, दोनों तरफ तिरंगा झंडा है, भगत सिंह जी की, अंबेडकर जी की फोटो है। वो जो ऑलमोस्ट जिस अटायर में केजरीवाल साहब बात करते थे वो करते। अब उनको क्या राइट संविधान में मिला है कि इस तरीके से दोनों तिरंगा झंडे? पर वो शायद अपनी पार्टी के लोगों को एक मैसेज दिया है कि मैं अब मुख्यमंत्री हूं, क्योंकि इनका बैकअप प्लान ये हो सकता है कि ये एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाएगा रितु जी, अगर आप जी डॉक्टर अनिल। बैकअप प्लान ये है कि जैसे ही कस्टडी बढ़े तो इनको मुख्यमंत्री बनना है। पर इनकी पार्टी में भी अभी बिखरा होने वाला, आप देख लीजिए जिस तरीके से मान साहब की स्टेटमेंट है, जिस तरीके से राघव चड्ढा आज लंदन में बैठे हुए हैं, किससे वो मिल रहे हैं, और ये कांग्रेस की हमारी बहन प्रवक्ता बात कर रही थी। आप ये इनकी स्थिति तो बड़ी अजीब हो गई है। अजय माकन जी इसी चीज की कंप्लेन करते हैं, संजय नीर पर नैतिकता की बात करते हैं, और 3 इनके नेता, देखिए गठबंधन में दिल्ली में इनको 3 सीटें मिली है कांग्रेस को, 3 नेता संदीप दीक्षित, अरविंदर सिंह लवरी और सुभाष जी, वो इनसे मिलने गए, बाकी नेता नहीं गए, क्योंकि वो शायद गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते। तो कांग्रेस की स्थिति तो बिल्कुल डामाडोल है, और अब आम आदमी पार्टी में तो बिल्कुल नेतृत्व बनी। एक जवाब आखिरी में इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो हमारे दूसरे प्रवक्ता बोल रहे थे, अरे सर 20,000 करोड़ का एक ट्रांसपेरेंट स्कीम केंद्र सरकार लेके आई इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, 14,000 करोड़ रुपए विपक्ष को मिले हैं, जिसमें केजरीवाल साहब को मिले, कांग्रेस को मिले, बाकी पार्टियों को मिले, और बहुत कम अमाउंट तो बीजेपी में मिला। अब जो 14,000 करोड़, एक चीज और देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड को रिश्वत से जोड़ रहे हैं। अरे रिश्वत तो कैश में मिली ना, कोर्ट में बोला है एएसजी ने। ये जो ट्रांसपेरेंट स्कीम सरकार चलाए, माननीय संरचनालय ने उसको रद्द किया, वो बात अलग है, पर ट्रांसपेरेंट अकाउंट से मिला है उसको ये कह रहे हैं। तो जो 14,000 करोड़ रुपए विपक्ष को मिले उसका भी सोर्स बता के आप सरेंडर कर देना, वापसी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, या चुनाव को बोलेंगे 14,000 करोड़ मिले हम वापसी ले रहे हैं। आपने कैसे ले लिए सर? पीयूष जी, बात ये भी है कि जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ने आज अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा, किसी संवैधानिक पद पे वो नहीं है, ये कहा जा रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल को अपनी पूरी सरकार पर किसी पे ये यकीन नहीं है कि जब वो बार बार कहते हैं वो जेल से सरकार चलाएंगे, और अपने संदेश के लिए भी उन्होंने अपनी पत्नी को चुना? ये इसलिए अरविंद केजरीवाल पे कई सवाल उठते हैं पीयूष जी, क्योंकि जिस वैकल्पिक राजनीति की वो बात कर रहे थे, जिस ईमानदारी शुचिता की राजनीति की बात कर रहे थे, उसमें तमाम उनके साथी हैं जो ईमानदाराना तरीके से उनके साथ जुड़े और किसी पे भी विश्वास किया जा सकता था। आज अरविंद केजरीवाल को क्या किसी पे विश्वास नहीं है? देखिए, ये कहना तो बहुत ही हमारे सारे अजम्पशन है, सारी हाइपोथेसिस में दुनिया चल रही है। लेकिन तर्क इसका क्या है सुनीता केजरीवाल को आगे करने का तर्क? देखिए, चलिए फिर ये इस पे बात करते हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। यदि मुझे नहीं पता कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, पर मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। यदि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मेरे ऊपर यदि कोई भी किसी भी प्रकार का दमन किसी के भी द्वारा किया जा रहा है, तो सबसे पहले मुझे अपना संदेश देने के लिए मेरी अर्धांगिनी की ही याद आएगी, किसी और की याद नहीं आएगी। पूरी राजनीति करेंगे 10-15 साल तक तमाम उन नेताओं के साथ। पीयूष जी, फिर आप उसी भावनात्मक कार्ड को खेल रहे हैं। सुनिए, मैरिटल स्टेटस की बात नहीं है, आप ये कहिए कि आप जनता की भावनाओं के साथ, फिर अब आप नहीं पीयूष जी मैं आपको टोकती नहीं, आप लगातार अपनी बात रख रहे थे, लेकिन जहां आपने इस तरह से राजनीतिक बात को रखने की कोशिश की है, वहां मेरी आपत्ति है। मैडम आप सुन तो लीजिए, आपने एक प्रश्न पूछा, आप उसका जवाब भी नहीं सुनना चाहती हैं। आप पूरा रीरन करके देख लीजिए, आप 30 से 45 सेकंड में मुझे टोकती रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने पूरा एक लंबा मोनोलॉग दिया। ये मत कहिए पीयूष जी, हमने बहस ही आपसे शुरू की। अरे आप कैसी बात करो, क्यों नहीं गए मैडम? आप मेरी आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको। हाँ, कहिए।
अब मेरा ये कहना है, मोदी जी जैसे कम लोग होते हैं ना जिनकी अपनी अर्धांगिनी से नहीं बनती है, तो अब उसका क्या किया जा सकता है? अर्धांगिनी का राजनीतिक आरोप, घपले और घोटालों में अर्धांगिनी का क्या काम है? मैडम आप क्या वो किसी पॉलिटिकल पोस्ट पे हैं? रितु जी आप ये चीज देख लीजिए, राजनीतिक तथाकथित घोटाला आज तारीख तक है, क्योंकि सीएजी की भी जो रिपोर्ट है ना वो भी ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी फ्लॉ बता रही है। सीएजी की रिपोर्ट में कहीं नहीं बोला गया है कि किसी प्रकार का लेन देन हुआ है या उसमें शर्तों में दिक्कत थी। सीएजी की रिपोर्ट में जो बोला गया है कि 950 तब तो फिर पीयूष जी फिर तो ठीक ही है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी को आगे किया था, चारा घोटाले में जेल हुई, सजा हुई, सारे सबूत हैं उनपे। जैसे ही मुसीबत आई तो उन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया। अरविंद केजरीवाल कौन सी वैकल्पिक राजनीति की फिर बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि संदेश देने के लिए आगे किया है। मुझे कतई ये नहीं लगता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का या उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है। राजनीतिक उत्तराधिकारी जो पार्टी काडर से आएगा वही बनने वाला है, जहां तक मुझे लगता है। मुझे तो कभी से कहीं तक अपना संदेश देने के लिए उन्होंने संदेशवाहक के रूप में अपनी अर्धांगिनी को चुना है, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखती। जहां तक उनके राजनीतिक उत्तराधिकार की बात आएगी तो मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी के नेताओं में से कोई एक नेता, यदि वो नौबत आई, यदि इनका जो डिमांड है वो एक्सटेंड किया गया, तो तब जब जैसी परिस्थिति बनेगी तो राजनीतिक उत्तराधिकारी पार्टी काडर में से ही होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन जब उनकी पत्नी उनके संदेश में आंतरिक और बाहरी ताकतों का जिक्र करेंगी तो ये माना जाना चाहिए कि जो महिला या जो पत्नी की हैसियत में अगर वो किसी संदेश को पढ़ रही है तो वो भावनात्मक संदेश पढ़े, वो हाथ जोड़े और वो अपील करे। लेकिन वो आंतरिक और बाहरी अगर ताकतों की बात करेंगी तब फिर ये समझ होना चाहिए क्या वो पॉलिटिकल एंटिटी है कि वो इतनी बड़ी बात आके सामाजिक तौर पर करे। पीयूष जी माफ करिएगा, जो तुलना आपने की वो तुलना साफ बताती है कि लालू प्रसाद यादव ने जब घोटालों में घिरे तो अपनी पत्नी को आगे किया, क्योंकि ये एक तरह का इमोशनल कार्ड होता है। तो उसी कार्ड का इस्तेमाल आज अरविंद केजरीवाल ने भी करा। हालांकि वैकल्पिक राजनीति की क्योंकि बात करते रहे हैं इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं, नहीं तो नेताओं ने कई तरीके के अपने आप को घपले घोटालों में से निकलने के लिए सामाजिक राजनीतिक हथकंडे अपनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी आपका भी, प्रेम जी आपका भी, ऋतु जी आपका भी हमसे चर्चा करने के लिए इस पूरे विषय पर धन्यवाद। न्यूज नाइट में आज अभी इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए, और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। यारो शादी तो मैं। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां इस समय केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की ये तीसरी बैठक है। इस बैठक में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों पर भी फैसला हो सकता है। हमारे साथी संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लोकसभा चुनाव एक तरह से नोटिफिकेशन पहले चरण के भी जारी हो चुके हैं, नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की कुल 4 लिस्ट जारी की है। आज किन किन राज्यों की एक तरह से और उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 24 सीटों पर भी नजरें? देखिए दोस्तों, 91 सीटों पर अभी तक ऐलान हो चुका है। आज बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की लोकसभा जो सीटें, इस पर ऐलान नहीं हुआ, उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। तो आप ये मान के चलें कि जिन राज्यों में जो बाकी बची हुई सीटें हैं, क्योंकि बीजेपी तकरीबन पंजाब को छोड़कर देखें तो सभी जगहों पर अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारा कर चुकी है, तो ऐसे में उन पर विचार होगा। 154 सीटें
में कहा जा रहा है कि आज की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उस पर मोहर लग सकती है और 291 सीटों पर पहले ही ऐलान हो चुका है। तो बीजेपी जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आज की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तकरीबन उन सभी सीटों पर मोहर लग जाएगी, उस पर निर्णय ले लिया जाएगा। पंजाब को लेकर जरूर ये हो सकता है कि कुछ सीटों पर विचार विमर्श का दौर बाद में हो, क्योंकि वहां पर अभी एक औपचारिक गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है, या कुछ अन्य राज्यों की जो बाकी बची हुई सीटें हैं उस पर हो सकता है कि बाद में फैसला हो। लेकिन आज आप देखें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इसके साथ साथ तमाम अहम राज्यों की जो बाकी बची सीटें हैं उस पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो बीजेपी दफ्तर पहले ही पहुंच चुके थे। आपने देखा सीधी तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। तो अब बैठक बस थोड़ी देर में शुरू ही हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 6 बागी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इनके साथ ही 3 बागी विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हिमाचल प्रदेश में जारी सियासी हलचल के बीच कांग्रेस के सभी 6 बागी विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। इन सभी विधायकों ने दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ले ली। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इसमें सुधीर शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल, राजेंद्र राणा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर भाजपा में शामिल हो गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन सभी विधायकों का भाजपा में आने पर स्वागत किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन सभी विधायकों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री ने हमेशा हिमाचल को अपना दूसरा घर माना है। 3 माननीय निर्दलीय विधायकों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, उस दल में आकर आप शामिल हुए हैं और आप एक बड़े परिवार, मोदी के परिवार का हिस्सा बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा बने हैं। इस मौके पर राज्य में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की हालत प्रदेश में खस्ता हो गई है। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन मोदी जी के परिवार को बढ़ाने में, मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उस दृष्टि से अभी 6 विधायक जो जिनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, कर दी गई है,
विधानसभा स्पीकर द्वारा वो भी शामिल हुए। साथ ही भाजपा में शामिल हुए सुधीर शर्मा ने इस दौरान प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं और विधायकों को मान सम्मान नहीं मिल रहा और कांग्रेस पार्टी को खुद ही ये समझ नहीं आ रहा कि उसे करना क्या है। हम लोग जो चुनकर आए थे वो प्रदेश के विकास के लिए, जनहित के लिए इस पद पर पहुंचे और एक बार नहीं कई बार लोग चुन करके आए हैं। जब प्रदेश के अंदर विकास का काम करने का वातावरण ना रहे और लगातार आत्म सम्मान को व्यक्ति के ठेस पहुंचती रहे तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। आज कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के अंदर विघटन इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई इस देश के प्रति विजन नहीं रहा है और पार्टी को ये पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ साथ 3 निर्दलीय विधायक भी भाजपा में शामिल हुए हैं, जिसमें होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा शामिल हैं। हालांकि इनका इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अब तक मंजूर नहीं किया गया है और इस्तीफा मंजूर होने के बाद ही इन तीनों सीटों पर चुनाव को लेकर आखिरी फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया जाएगा। विधायकों के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस के लिए स्थिति और भी गंभीर हो गई है, क्योंकि सभी खाली सीटों पर कांग्रेस को अब उपचुनाव के लिए नए चेहरों पर दांव खेलना पड़ेगा और साथ ही इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। हिमाचल में अभी के विधानसभा गणित को देखें तो कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं और भाजपा के पास कुल 25 विधायक हैं। 6 कांग्रेसी विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य ठहरा दिया है और 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। अब ये 9 विधायक ही आने वाले समय में प्रदेश के सियासी समीकरणों पर अपना असर डालेंगे। इन्हें अगर भाजपा टिकट देकर चुनाव लड़ाती है और ये सब अगर जीत भी जाते हैं तो भी विधानसभा में सीटों की संख्या भाजपा और कांग्रेस के पास 34-34 की ही होगी और बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। हालांकि किसे टिकट मिलेगा किसे नहीं, इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। लोकसभा चुनाव के गणित पर नजर डालें तो भाजपा ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस अभी भी मंथन ही कर रही है। प्रतिभा सिंह के मंडी से चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद कांग्रेस को नए सिरे से चिंतन करना होगा। वहीं कांगड़ा में भी सुधीर शर्मा के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी को मजबूत चेहरा ढूंढना होगा। शिमला से डीडी न्यूज के लिए धर्म प्रकाश की रिपोर्ट। बिहार महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलने के संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद पर अपने हिसाब से टिकटों का वितरण करने का आरोप लग रहा है। खबरों की माने तो वामपंथी दलों को कई सीट बिना कांग्रेस से परामर्श के दे दी गई हैं। कांग्रेस को बिहार में 10 सीटों की उम्मीद है, लेकिन लालू प्रसाद कांग्रेस को 5 से ज्यादा सीट देने के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद कांग्रेस की बजाय वामपंथी दलों को ज्यादा तरजीह देने की रणनीति बना रहे हैं। उनका मानना है कि ग्रास रूट पर अब कांग्रेस के पास न कोई संगठन है न कार्यकर्ता है। जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी कांग्रेस को कम सीट मिलने की बात कह रहे हैं। वहीं जन अधिकार पार्टी के संस्थापक पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है, जिससे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह समेत अनेक नेता नाराज बताए जा रहे हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन अभी वर्तमान में कांग्रेस की राज्यसभा की सांसद हैं। इसके बावजूद पप्पू यादव की कांग्रेस में स्वीकार्यता नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है।
रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। भूटान की 2 दिन की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी को उनकी यात्रा के दौरान शुक्रवार को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया, जो 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव का क्षण रहा। पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर आपसी सहमति बनी, जिसमें 7 अहम समझौते भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भूटान दौरे के दूसरे दिन थिम्पू में ग्यालस्वेन जेत्सुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। ये अत्याधुनिक अस्पताल भारत की मदद से बनाया गया है। पीएम मोदी की यात्रा भारत और भूटान के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोसी प्रथम की नीति के अनुरूप है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान यात्रा के लिए आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए लिखा कि हमसे मिलने के लिए आए मेरे भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। न तो उनका व्यस्त कार्यक्रम और न ही खराब मौसम उन्हें हमसे मिलने का अपना वादा पूरा करने से रोक सका। यही है मोदी की गारंटी। मध्य प्रदेश के धार स्थित विवादित स्थल भोजशाला का एएसआई ने शनिवार को दिन में सर्वे किया। ये सर्वे मध्य प्रदेश की इंदौर खंडपीठ के निर्देश पर हो रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित जिस भोजशाला का एएसआई द्वारा वैज्ञानिक सर्वे किया जा रहा है, उसका विवाद बहुत पुराना है। हालांकि ये भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इसके टाइटल को लेकर ही हिंदू पक्ष ने याचिका लगाई थी। शुक्रवार से सर्वे शुरू हुआ तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मुस्लिम पक्ष की तत्काल सुनवाई से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष सर्वे पर सवाल उठा रहा है। मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष का कहना है कि भोजशाला में जो कुछ खंबे और मूर्तियां हैं जिनको 2004 में लाकर रखा गया, उनको सर्वे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो नई चीजें इशू उसमें पैदा किए जा रहे हैं, जैसे जो स्तंभ रखे गए बाद में लाकर 2004 22 जनवरी 2004 में वो स्तंभ अंदर रखे गए, उसकी समाज ने कड़ी आपत्ति भी ली, आवेदन ज्ञापन भी किए, तमाम जनप्रतिनिधियों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन वो अंदर ही रखे रहे, उनको बाहर नहीं निकाला गया। आज उसको उस सर्वे में वो शामिल करना चाहते हैं, तो ये एक प्रश्न चिन्ह है। इतिहासकार ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट भी इस भोजशाला का इतिहास बताते हुए यही कहती है कि यह मूल रूप से सरस्वती का मंदिर था, जिसे बाद में यहाँ के मुस्लिम शासक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। धार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस मंदिर में जो देवी सरस्वती की प्रतिमा मौजूद थी, वर्तमान में वह लंदन के संग्रहालय में है। धार के कलाकारों द्वारा मूल प्रतिमा की तरह दिखने वाला चित्र उकेरा गया है, जिसकी पूजा मंगलवार को इस भोजशाला में की जाती है। 1000 से 1055 ईस्वी में राजा भोज परमार राजवंश के सबसे बड़े शासक थे, जिनको शिक्षा और साहित्य का अनन्य उपासक कहा जाता था। उन्होंने धार में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा भी सर्वे के दौरान भोजशाला में मौजूद रहे। वहाँ पर हम सर्वे के आधार पर जहाँ पर जो भोजशाला में प्रवेश करते हैं, दाईं ओर संस्कृत की ऋचाएं लिखी हुई, शिलालेख लगे हुए हैं, गणेश जी की प्रतिमा है, शंख घंटा घड़ियाल बने हुए, उन सारे चिन्हों को उन्होंने जो हिंदू चिन्ह है या जो भी चिन्ह है उनको सबको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके अपने पास सुरक्षित किया है। इस विवादित स्थल पर एक बड़ा खुला प्रांगण है, जिसके चारों ओर स्तंभों से सज्जित एक बरामदा और पीछे पश्चिम में एक प्रार्थना गृह स्थित है। यहाँ प्रयुक्त नक्काशीदार स्तंभ और प्रार्थना कक्ष की उत्कृष्ट रूप से नक्काशीदार छत है। यहाँ की दीवारों में लगी शिलाओं पर उत्कीर्ण मूल्यवान रचनाएं हैं। इन शिलाओं में कर्मा अवतार या विष्णु के मगरमच्छ अवतार के प्राकृत भाषा में लिखित में 2 स्त्रोत उत्कीर्ण हैं। 2 सर्पबंध स्तंभ शिलालेख, जिसमें एक पर संस्कृत वर्णमाला और संज्ञाओं और क्रियाओं के मुख्य अंतःकरण को समाहित किया गया है। दूसरे शिलालेख पर संस्कृत व्याकरण के 10 काल और मनोदशाओं के व्यक्तिगत अवसान शामिल हैं। ये शिलालेख 11वीं 12वीं शताब्दी के बताए जाते हैं।
यहाँ की मेहराब की परतों का निर्माण करने वाले 2 बड़े काले पत्थरों के पीछे की तरफ के भाग पर लेख उत्कीर्ण है। ये शिलालेख शास्त्रीय संस्कृत में नाटकीय रचना है। मुस्लिम पक्ष इस स्थान को मस्जिद मानता है। भोजशाला से ही लगा हुआ कमाल मौलाना का मकबरा है, जिसके सर्वे की मांग हिंदू पक्ष ने की है। डीडी न्यूज के लिए आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा। झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा। और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। रूस की राजधानी मॉस्को के पास एक कंसर्ट हॉल परिसर में हुए हमले के बाद 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें से 4 लोग सीधे तौर पर शामिल हैं। विधायक एलेक्जेंडर किनशेटिन ने शनिवार को टेलीग्राम पर इसकी सूचना दी। किनशेटिन ने बताया कि 2 आरोपियों को रूस के ब्रॉन्स्क क्षेत्र में कार का पीछा करने के बाद गिरफ्तार किया गया। वहीं अन्य संदिग्ध पैदल ही पास के जंगल में भाग गए। वहीं इस्लामिक स्टेट खुरासन के आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 115 हो गई है। इस हमले में 145 लोग घायल हुए हैं। हमले की जगह के वीडियो फुटेज में क्रॉकस सिटी हॉल कॉन्सर्ट स्थल में आग लगी हुई दिखाई दे रही है, जिससे हवा में घना काला धुआं भर गया है। सशस्त्र व्यक्तियों ने गोलीबारी की और एक ग्रेनेड या आग लगाने वाला बम फेंका, जिससे आग लग गई। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है। भारत सहित तमाम देशों ने हमले की निंदा की है। और न्यूज नाइट में आज बस इतना। अब छोड़े जा रहे हैं आपको देश की कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। विपक्षी दलों की चुनाव आयोग से मुलाकात पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि विपक्षी दलों की लोकसभा चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड की मांग भ्रष्टाचार के नाम पर सुरक्षा मिलने के लिए है। कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। भाजपा कर्नाटक में लोकसभा की 25 सीटों पर जबकि जेडीएस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कर्नाटक के चुनाव प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि भाजपा 25 सीटों पर जेडीएस के समर्थन से चुनाव लड़ेगी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। मीरा कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा की। वे सासाराम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की संभावित उम्मीदवार मानी जा रही थीं। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रचारकों के लिए चुनावी दौरों के लिए 2 सदस्यीय समिति बनाई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कमेटी में रणदीप सुरजेवाला और मनीष चतरथ का नाम शामिल है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तंजावुर में सुबह की सैर के दौरान चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता माणिक साहा ने रामनगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए पदयात्रा की। बेंगलुरु दक्षिण सीट से भाजपा के उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात कर मतदाता सूची से गलत तरीके से मतदाताओं के नाम हटाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने चुनाव आयोग से मतदान प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का आग्रह किया। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। सपा ने ददरौल विधानसभा क्षेत्र से अवधेश कुमार वर्मा को, गैंसड़ी विधानसभा क्षेत्र से राकेश यादव को, जबकि दूधी विधानसभा क्षेत्र से विजय सिंह गोंड को अपना उम्मीदवार घोषित किया। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। जहरीली शराब पीने से 10 और लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ इस मामले में मरने वालों की संख्या 20 तक पहुंच गई है।
भारतीय नौसेना का जहाज 35 सोमाली समुद्री लुटेरों के साथ मुंबई पहुंचा। समुद्री लुटेरों को येलो गेट पुलिस को सौंप दिया गया है। जहाज को समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए अदन की खाड़ी में तैनात किया गया था, जहां INS कोलकाता ने एक छोटे से संघर्ष के बाद समुद्री लुटेरों को पकड़ लिया था। CBI ने प्रश्न पूछने के बदले धनराशि लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा के कोलकाता सहित कई स्थानों पर छापेमारी की। CBI ने लोकपाल के निर्देश पर पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में बंगाल के मत्स्य पालन मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के घर पर हुई छापेमारी में 21 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। ईडी ने चंद्रनाथ सिन्हा के बोलपुर के घर पर छापेमारी की थी। भारतीय नौसेना के ऑपरेशन संकल्प के 100 दिन पूरे होने पर बताया गया कि कैसे 10 युद्धपोत के जरिए नौसेना एंटी पायरेसी, एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन हमलों के खिलाफ काम किया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन संकल्प अदन की खाड़ी, अरब सागर और लाल सागर में चलाया जा रहा है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।